हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम अच्छा, बढ़िया। तो स्वागत है आपका चैनल साईं एजुकेशन गुरु में। और मैं हूं नकुल प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम जो है सो हिंदी कोर की कविता के बहाने को बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में MCQ क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो टर्म 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कविता के इस बहाने यानी कविता के बहाने के कवि जो है कुंवर नारायण, इस कविता के बहाने में कवि क्या क्या बताना चाह रहे हैं। आज के इस दौर में कविता संग्रह इन दिनों में जो ली गई है, कहाँ से ली गई? इन दिनों से ली गई है। कविता के बहाने जो है सो कविता का संग्रह कहाँ से लिया गया है? इन दिनों से ली गई है। और वर्तमान में कविता के अस्तित्व के बारे में बहुत संशय है। इस अस्तित्व के बारे में जो संशय है, उसी के बारे में कवि की आशंका जताई जा रही है। यांत्रिकता के दबाव से कविता की अस्तित्व नहीं रहेगा। जो आंतरिकता में चल रहा है, जिस तरह के कल पुर्जे का समय आ गया है, इसमें कविता का जो है सो अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है और कविता के कालजयी होने का घोषणा भी करती है। कविता जो है सो कालजयी है, अजर अमर है, वो कभी मरता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको कालजयी बताया गया है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर के बच्चों तक की है। और एक और प्रकृति तो दूसरी ओर भविष्य, एक और कदम बढ़ता बच्चा का। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, चिड़िया की जो है उड़ान की सीमा होती है। और फूलों के खिलने के साथ ही उसकी जो परिणति है निश्चित है। फूल खिला तो कुछ दिन के बाद उसमें मुरझाना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चे के सपने जो है सो असीम होते हैं। उसका सपना कभी निश्चितता की नहीं है, असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता के भी शब्दों का खेल होता है। कविता क्या है? तो शब्दों का खेल है। और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो, समय की हो, क्यों ना हो। सृजनात्मक ऊर्जा से संपन्न होने के कारण कविता भी बच्चों के खेल की भांति धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि भेद बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग समय गवाए बिना आगे देखना चाहते हैं कि इसमें से किस तरह का प्रश्न होंगे। पहला हम लोग काव्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखेंगे। कविता की उड़ान है चिड़ियों के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि जो है सो कुंवर नारायण जी बड़े ध्यान से यहाँ पर बात प्रस्तुत किए हैं। कविता की तुलना एक चिड़िया से देते हुए तुलनात्मक बोध कराए हैं। किस तरह से चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान भला है दिखाया गया है। इससे कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग को देना होगा। देखिए, इस काव्यांश के आधार पर बताइए कि कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है। जी हाँ, दोनों पंख लगाकर उड़ सकते हैं, दोनों की उड़ान भर सकते हैं, दोनों कल्पना कर सकते हैं, दोनों कविता लिख सकते हैं। तो क्या होगा? दोनों ही उड़ान भर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है जी? पंख के, विचार के, कल्पना के, शब्द के। तो कविता के उड़ने का जो जगह है, उसका जगह आपका शब्द है। शब्दों के माध्यम से कविता उड़ती है। अगला है, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, ये जानना है। उद्देश्य क्या है? कल्पना करना, उड़ान भरना, अपने मन के भावों को व्यक्त करना, अलंकार का प्रयोग करना। जी हाँ, इसमें यदि देखेंगे तो अपने मन के भावों को व्यक्त करना ही उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? दोनों में अंतर अगर देखना चाहेंगे तो दोनों में अंतर क्या है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? देख रहे बच्चों, चिड़िया दूर तक उड़ सकती है, कविता किताब के पन्नों तक। चिड़िया की उड़ान एक सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान असीम है। चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे। ब और दो दोनों सही, बिल्कुल द जो है डी नंबर बिल्कुल सही है। चिड़िया की उड़ान एक सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान असीम है।
चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। चौथा नंबर का यानी 5वां नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, कविता की उड़ान कौन नहीं समझ सकता है। जी हाँ, ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कविता की जो उड़ान है उसको कौन नहीं समझ सकता है, नहीं समझने वाला कौन है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखेंगे। पाठक, आलोचक, कवि, चिड़िया। आपको बता दें, पाठक माने पढ़ने वाले, आलोचक माने आलोचना करने वाले, कवि माने लिखने वाले, चिड़िया। तो जी हाँ, कविता की उड़ान भला यह चिड़िया नहीं जान सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा काव्यांश शुरू होता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। पहले उदाहरण में बड़ा सुंदर दिया था, किसका उदाहरण दिया था, अब चिड़िया का उदाहरण दिया था। और कविता का तुलना दूसरा जो है वो किस में उदाहरण दिया गया है, फूल से दिया गया है। अब देखना है कविता और फूल दोनों में क्या समानता होती है। दोनों खिलते हैं और दोनों मुरझा जाते हैं, दोनों ही खिलते हैं, महकते हैं, दोनों ही मन में खुशी उत्पन्न होते हैं। आप सभी को पता होगा। इसके बाद अगला जो डी नंबर किसका है, उपयुक्त सभी है। तो क्या होगा, कविता और फूल दोनों में क्या अंतर है, दोनों खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, दोनों ही खिलते हैं, महकते हैं, दोनों ही के मन में खुशी उत्पन्न होती है। उपयुक्त सभी है, इसमें देखिए दोनों ही खिलते हैं और महकते हैं, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अंतिम परिणति माने रिजल्ट। फूल जब खिल गया तो उसका परिणाम क्या होगा, आप सभी को पता होगा। फूल खिलने के बाद कितना दिन तक उसकी महक रहता है, उसमें चमक रहती है। खिलना, महकना, मुरझाना, ताजगी बना भरना। अब सभी जानते हैं फूल के साथ क्या होता है, मुरझाना सही है। अंतिम परिणति उसका क्या है, मुरझा जाना। लेकिन कविता जब अगर बन गया तो आजीवन पर्यंत का, आजीवन मतलब कालजयी है, किसी काल में मरने वाला है ही नहीं, वो हमेशा अजर अमर है। बिना मुरझाए कौन महकती है, चिड़िया, बच्चे, फूल, कविता। तो कविता ही एक ऐसा है जो इसमें कभी मुरझाता नहीं है, लेकिन उसकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। आपको बता देते हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई कविता आज भी आप सबको स्मरण होगा। वो खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जीने में, जग में जीने में, मर जाने में। इसी प्रकार से दिनकर जी की कविता है जी, आप सभी को याद होगा, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो आज भले हमारे बीच कवि नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई कविता जो है अजर अमर है, कालजयी है, हमेशा महकने वाली है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इस कथन का क्या आशय होगा। कविता कालजयी होती है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है, उपयुक्त सभी है। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इस कथन का उपयुक्त क्या होगा, तो बिल्कुल डी नंबर जो है सही है, उपयुक्त सभी है। वो कालजयी है, उसका प्रभाव सदियों तक बना रहता है, और उसका सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल चारों सही उत्तर है। अगला है, कविता और फूलों के महकने में क्या अंतर हो सकता है। फूलों की महक महसूस कर सकते हैं, परंतु कविता का नहीं। फूलों की महक सीमित होती है और कविता की असीम। फूल कुछ समय के लिए महकते और कविता की महक कालातीत होती है। तो अब इसमें कह सकते हो द नंबर का जो है, फूलों की महक सीमित होती है और कविता की असीम, ये वाला द नंबर बिल्कुल सही है, ब और स। अगला प्रश्न है, काव्यांश 3 को ध्यान से सुनेंगे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, भीतर बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जब बच्चे खेलने लगते हैं तो अपने घर, आस पड़ोस के घर और जाति धर्म को छोड़ करके, एक करके, एकाग्र होकर के खेल में मग्न हो जाते हैं। और कविता में भी उसी तरह की कुछ भावनाएं हैं, उसको भी आपको देखना है क्या भावना है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। काव्यांश के अनुसार कविता और बच्चे में क्या समानता होती है। दोनों खिल सकते हैं, दोनों हंस सकते हैं, दोनों से रो सकते हैं, दोनों खेल सकते हैं। क्या हो सकता है, दोनों खिल सकते हैं, इसमें से दोनों है खिलना। अब ध्यान से देखेंगे कहाँ इसका उत्तर है, बिल्कुल है द, दोनों खेल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ये गलत है, और द नंबर बिल्कुल सही है। क्या हो सकता है, काव्यांश के कविता और बच्चे में समानता है, दोनों खेल सकते हैं। जी हाँ।
अगला 4, अगला प्रश्न है, बच्चों के खेल की क्या विशेषताएं होती है? वे खेलते समय लड़ते झगड़ते हैं, वे खेलते समय या भिन्न विभिन्न घरों का भेदभाव मिटा देते हैं, वे खेलते समय शैतानी करते हैं, उपयुक्त सभी। तो देखेंगे तो वो खेलते समय विभिन्न घरों का भेदभाव मिटा देते हैं। ब नंबर का जो है करेक्ट आंसर लग रहा है जी। अब अगला है, कविता किसके सहारे खेलती है? चलिए, कविता का खेलना जो है सहारा क्या है आपको याद रखें। कविता खेलता है तो ना तो खिलौना का सहारा चाहिए, ना घरेलू सामान चाहिए, ना घर का चाहिए, बल्कि उस शब्दों के सहारे खेला जाता है। कविता का खेलना जो है किसके सहारा है? शब्दों के सहारे हैं। अगला है प्रश्न है, मनुष्य के बीच की दूरी कौन मिटा सकता है? मनुष्यों के जो बीच है उसकी दूरी को कौन मिटाता है? कविता, बच्चे, कविता और चिड़िया, फूल। तो मनुष्यों के बीच की दूरी जो है वो बच्चे ही इसको मिटाते हैं, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता है, सबको पता है। बिना मुरझाए महकने के माने इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? बच्चों ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है उसका कौन सा अलंकार कहते हैं? क्या बच्चों याद है? अनुप्रास। अरे वाह वाह, क्या उत्तर आप सबको पता है जी। मुरझाने में देखिए म, महकने में म और माने में म। वर्णों की आवृत्तियाँ, व्यंजनों की आवृत्ति है तो जहाँ वर्णों के व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, कविता के बहाने कविता किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए, प्रश्न आप लोगों को कई बार आ जाता है। कभी कभी कविता के कवि को भी याद रखना, जिन्होंने रचना की है उसको यदि भुला जाओगे तो कैसे नंबर मिल पाएगा? तो आपको पता होगा, आलोक धनवा जो है सो पतंग लिखे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी एक गीत लिखे हैं, आत्मकथा है, आत्मपरिचय है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया बादल राग है, बिल्कुल कुंवर नारायण जो है सो ये सही है कविता के बहाने। अगला है, कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चों का क्या है? आप सभी को पता होगा। कविता के बहाने में जो अलग धनवा है यानी कुंवर नारायण जी हैं लिखे हैं, वो क्या किए हैं? कविता के तुलना किससे किए हैं? बच्चों से किए हैं, फूल से किए हैं और किसे किए हैं? बच्चे, फूल और खेल से। आपका देखिएगा तीनों का जो है तो ना तो फूल है ना बच्चे हैं। तो यहाँ का आता है कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे। चिड़िया, फूल और बच्चे में क्या अंतर दिया गया है? तो देखिएगा इसमें शब्द है, भावना, अभिव्यक्ति और उपकरण में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों के बहाने, कविता के बहाने कविता के अनुसार बच्चे क्या हैं? तो ये आपका है अभिव्यक्ति के उपकरण है, जिनके माध्यम से उसको खिलाया जा रहा है। अगला देखेंगे, कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? जी, कवि प्रकृति के, मनुष्य के, कविता के, उपयुक्त सभी। तो कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर है? तो कविता के अस्तित्व पर है विचार किया गया है। कविता के बहाने कविता में कविता के किनके साथ समानता और असमानता जताई गई है? अब यह देखना है, कविता के बहाने कविता में कविता के किनके साथ समानता और असमानता बताई गई है? घर, फूल, खेल, चिड़िया, खेल, बच्चे, चिड़िया, बच्चे, फूल, बच्चे और चिड़िया, घर, चिड़िया, बच्चे। इसमें से क्या हो सकता है? किसके साथ इसमें जैसे समानता और असमानता बताया गया है? ये बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर है, चिड़िया, फूल और बच्चे के साथ। चिड़िया, फूल और बच्चे के साथ समानता असमानता बताया गया है। कविता के बहाने कविता के आधार पर बताया कि प्रकृति कवि के लिए क्या है? प्रकृति कवि के लिए क्या है, ये देखना है ध्यान से। साधन है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि ना तो साधन है, ना लक्ष्य है, ना शब्द है, बल्कि उद्देश्य है। अगला देखना क्या है, कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति कवि के लिए क्या है? उद्देश्य। सही है, ठीक है। अगला हम लोग देखिए क्या देखते हैं, कविता के अस्तित्व पर विचार करते हुए कविता के बहाने कविता क्या निष्कर्ष प्रस्तुत करती है? कविता के अस्तित्व पर आज गहरा संकट है, आज कविता लिखना व्यर्थ है, कविता कालजयी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, कविता कालजयी होती है, कभी वो मरती ही नहीं है, मिटती ही नहीं है। एक बार बन गया तो महक गया, उसकी महक हमेशा हरदम बरकरार रहती है। कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय क्या होता है? भेदभाव के सभी बंधन टूट जाते हैं, उसके साथ किसी प्रकार का यानी धर्म। ये बिल्कुल सही है, ये नंबर का। जब बच्चे खेलने लगते हैं तो उसमें किसी प्रकार का धर्म, जाति और सबका कोई भेदभाव नहीं रहता है। क्या है? सब बिल्कुल सही है। कविता के बहाने
कविता में कवि की भाषा शैली कैसी है? जो अलंकारिक भाषा शैली है, तत्सम भाषा शैली है, सरल और सहज भाषा शैली है, कल्पनात्मक भाषा शैली है। बिल्कुल 6 नंबर है, सहज भी है और सरल भी भाषा शैली का प्रयोग किया है। कविता के बहाने कविता में किस प्रकार के शिल्प का प्रयोग किया गया है? परिष्कृत भाषा, बिंब विधान, अलंकार प्रयोग, प्राकृतिक शैली में। तो कविता के बहाने कविता में किस प्रकार के शिल्प का प्रयोग किया गया? आप सभी को पता होगा। इसमें जो शिल्प जो दिया गया है बिंब विधान का दिया गया है, बिल्कुल सही है। बिंब विधान लिया गया है, उसका प्रस्तुत किया गया, उदाहरण दिया गया है। तो कविता किसके बहाने एक उड़ान है? फूलों के, चिड़ियों के, बच्चों के, पंखों के। तो अब इसको बताना है बच्चे के किसके बहाने उड़ान है? तो उड़ान है चिड़ियों के। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।